हुआ सोनाक्षी का लीव? Everyone is saying B. Second. इस क्वेश्चन को कौन एक्सप्लेन करेगा? तस्लीम। सबसे पहली चीज, आप लोगों ने जो चीज बोला ना कि बहुत वर्स्ट पेपर गया, मैं वो चीज समझना चाहती हूँ कि किस बेसिस पे आपने वर्स्ट बोला। आई नो आपके अंदर स्ट्रेस था, लेकिन ये स्ट्रेस नीट एग्जाम में भी रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा, मुझे एक साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, घर वाले अलाउ करेंगे ड्रॉप के लिए, नहीं करेंगे। उस वाले स्ट्रेस से कैसे डील करोगे? अभी तो बहुत छोटा सा था, 1% स्ट्रेस था। अगर इसी को लेके आपने अपना पेपर खराब कर लिया तो नीट वाला तो फिर मैं मान के ही नहीं चलूंगी कि आप लोग करोगे कुछ। अगर इतने से स्ट्रेस में आपने ये, संशिका एक्सप्लेन करोगे इसको? मैम जो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बताया न्यूक्लियोटाइड को, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, तो उसको वो एंजाइम ब्रेक कर देगा। फोस्फोडाइस्टर, दो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करने के लिए कौन सा बॉन्ड होता है? फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। 3 लिंकेजेस हमने याद किए हुए हैं, 3 लिंकेज हम याद करते हैं, ठीक है? ये पूरा बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। इवन बायोमोलिक्यूल्स के साथ साथ मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में तो डायरेक्टली पढ़ते ही पढ़ते हैं हम। साक्षी और मनीषा बताओ, करा था 20 का आंसर? यस मैम। किया है तो बताना, नहीं किया है तो मत बताना। बोलना नहीं मैम नहीं आया समझ में। एग्जैक्टली मुझे प्रॉब्लम शेयर करना कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आया इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकेज, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रोटीन के बीच में, प्रोटीन के साथ पेप्टाइड लिंकेज होता है, तो वन कौन सा क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, तो इसका मतलब बी और डी में से एक होना चाहिए ऑप्शन। अब आगे देख लो, पॉलीसेकेराइड्स में हमें पता है कौन सा लिंकेज होता है? ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है, तो यहाँ पे भी क्यों है, तो इसका मतलब हमको सेकंड और थर्ड में से पिक करना पड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, लिपिड में कौन सा लिंकेज बताया था? एस्टर बॉन्ड ना, एस्टर थ्री का पी होना चाहिए, तो करेक्ट है बी। कुछ डिफिकल्ट है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ड्रिन इज कंपोज्ड ऑफ, कॉन्ड्रिन किससे बना होता है? ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से ही। मैम ये नहीं करा था। नहीं किया। ये आपने नहीं किया मैम ये सी किया था। हाँ देखो मैं बताती हूँ, ये वाला जो है ना कॉन्ड्रिन इज कंपोज्ड ऑफ, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं टॉपिक को, लेकिन अभी आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा इसलिए आपको नहीं पता होगा। गुंजन को पता होगा, गुंजन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है ना? यस मैम पढ़ा तो है, पर ये वाला नहीं याद। अच्छा वो याद है, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, यस मैम वो उनके सेल्स को बोलते थे ना। कार्टिलेज, हाँ उसके सेल्स को। अब यस कॉन्ड्रिन मैम। क्या है? कॉन्ड्रियो साइट, उसके अंदर साइट होगी, कॉन्ड्रोसाइट सेल होगी इसके अंदर, तो कॉन्ड्रोसाइट से आप इसको पिक कर सकते हैं। अगर नहीं किया है ना तो इस क्वेश्चन के आई कैन से कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा सा है, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी। अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो वो जेन्युइन है होना। इस क्वेश्चन को लेके स्ट्रेस मत लेना कि मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया तो क्या मुझे इसी लेवल के और ज्यादा डिटेल क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। जितने भी टेस्ट होते हैं ना आपके, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना, आकाश पीडब्ल्यू कोई भी, ऑनलाइन ऑफलाइन, नीट के लेवल से 15% हायर लेवल वो लेके जाते हैं और 10% पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी बनाते हैं, ताकि बच्चे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन से डील करना सीख जाए। क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये 24 में आने वाला पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी ये, लेकिन हम 99% ये मान के चलते हैं एनसीईआरटी से ही आता है पूरा पेपर। बट 1% अगर चांसेस है आउट ऑफ एनसीईआरटी आ भी गया कहीं से, तो उसके साथ आपको कैसे डील करना है, ठीक है? नेक्स्ट 94 वाला क्वेश्चन। मैम 93 का आंसर सी दिया हुआ है। 93 का आंसर राइट होना चाहिए। सेकंड, कॉन्ड्रिन 6 सल्फेट एंड कॉन्ड्रियोसाइट hyaluronic एसिड। चेक करूंगी मैं इसका आंसर, बट इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होना चाहिए। चेक करके मैं आप लोगों को ग्रुप में बताऊंगी, ठीक है? 94, मैम इस पे तो ई गलत लग रहा है।
फीमेल मैम गैमेटोफाइट ये नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या था? क्या बेटा? ओनली फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कौन सा। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट प्रायर टू फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के डिवीजन से पहले आपका एंडोस्पर्म बनता है, ये तो हमने पढ़ा था। एंडोस्पर्म प्रीसीड जाइगोट फॉर्मेशन पढ़ा था ना। तो ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज मोस्टली 3n होता है, ये भी मैंने आपको डायरेक्टली पढ़ाया था। द मोस्ट कॉमन ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है वो सबसे कॉमन वाला न्यूक्लियर होता है, ये भी कॉमन है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। कोकोनट के अंदर लिक्विड वाला जो पार्ट होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और जो उसका बाहर वाला पार्ट होता है सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। कौन सा? कर्नल वाला पार्ट। ये भी सही। मिल्की वाटर ऑफ ग्रैंड, जो उसका मिल्की वाटर वाला पार्ट है, इज लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ना होके वो क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट। एंडोस्पर्म होता है वो। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ना वो, तो वाटर वाला पार्ट। तो कौन सा फॉल्स है? सिर्फ ई ना, तो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर सी। बताओ साक्षी, है कुछ डिफिकल्ट? नो मैम ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट याद कराया था। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला आर फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड बाय विंड। नो मैम वाटर। वाटर से होता है। वाटर है। वाटर। वेलिस्नेरिया। अच्छा वो वाला एग्जांपल्स किसको याद है जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हुए भी विंड और इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जो एमसीक्यू भी मैंने आपको कराया था प्रीवियस। मैम और वाटर कितना अच्छे से समझाया सबने। मैम सब एक साथ बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, बोलते रहो सब। जो चार सेक्शन में लिख रहे हैं वहां से आपको आइडिया लग ही जाएगा। जिसको जहां पे समझ नहीं आया ना वो पूछ लेना, बट बच्चों को बोलने दो, ठीक है। नेक्स्ट जूस्टेरा। जूस्टेरा सी ग्रास, डायरेक्ट बताया था। मेराइन सी ग्रास है वाटर एज इट्स पॉलिनेटिंग एजेंट, करेक्ट है। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली विंड एंड इंसेक्ट के थ्रू, बिल्कुल सही है। यस मैम। डी वाला मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट जो फ्लावर्स होते हैं वो इमर्ज आउट ऑफ द वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए? बी होगा, ऑप्शन बी। ए, ओनली ए। हाँ मतलब ऑप्शन इज बी ना। ऑप्शन बी। विशाली एक सेकंड ना, मेरे को एक कॉल आ रहा है। होगा। आप ना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, मेरे को एक 96 का सीएम। या हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस मैम। यस मैम। ओके तो इसका आंसर होना चाहिए कि ए एंड डी के बीच में 2 एंड जी एंड सी के बीच में 3, तो करेक्ट है सी, है ना। आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इनको देख के आपको वो याद आ रहा होगा, फ्राइंड ये option। टाइप होल्ड फास्ट ब्राउन एल्गी है ये, है ना। यस मैम। ब्राउन एल्गी की ट्रिक याद कराई थी लास्ट क्लास में, सेल्फ SELFED। यस मैम। यस मैम। अब बताओ कौन सा क्या है इसमें। फर्स्ट लेमिनेरिया बी है फ्यूकस। अब जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा ना उसको पता है
कि भाई जो हमारे पास लेमिनेरा होता है उसकी बॉडी बहुत कम ब्रांच होती है, सबसे ज्यादा ब्रांच डायक्टियोटा की होती है, सबसे कम लेमिनेरिया, फिर फियोकस, फिर डायरेक्ट एनसीईआरटी के डायग्राम से। डिक्टेटा। नेक्स्ट, राइबोसोम्स क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होता है। यस मैम। मैम नॉन मेम्ब्रेन 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 बाउंड होती हैं। और मैम ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। हाँ, इसमें इन्होंने सिर्फ बोला एक और गलत है। चलो मेम्ब्रेन बाउंड में कंफ्यूजन है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक में थोड़ी ना पाया जाता है, असर्शन इज रॉन्ग। और रीजन में लिखा है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फ्लोटिंग वे में पाया जाता है। नहीं भाई, फ्लोटिंग में नहीं पाया जाता, दोनों इनकरेक्ट है। होगा इसका? करेक्ट इज डी। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एडवेंटिशियस होता है देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज्यादा एडवांटेजेस हैं। यस मैम। मैम ये सही Yes, है। सही है, असर्शन। सही है, सेशन सही है ना। इफ इट इज रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अब इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं क्यों एडवेंटिशियस है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होने वाला प्रोसेस है। हमें गलत है स्टेटमेंट। रीजन फॉल्स, एसेक्सुअल फास्ट होता है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल, एसेक्सुअल इज फास्ट। मैम राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। मैम एनसीईआरटी में नॉन मेम्ब्रेन मैम बाउंड नॉन होता है। मेम्ब्रेन ही होता है वो। मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं वो, एग्जैक्टली। लेकिन मैम हमें प्रोकैरियोट से तो पता चल जाएगा ना। प्रोकैरियोटिक से मैम पता दो में चलता पाया जा रहा है। है, बोला ना। तो अपने स्टेटमेंट्स को लेके कॉन्फिडेंट रहा करो। गुंजन, बुक खोल के चेक किया होगा ना, मैम नोट्स में चेक किया था। तो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थे कि मैम मैंने बोला मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन है तो नॉन मेम्ब्रेन ही है? क्योंकि रिवीजन नहीं करते प्रॉपरली। अगर रिवीजन करते ना तो वो एनसीईआरटी की जो लाइन है वो आपके माइंड में दिखती। कंटिन्यूस रिवीजन का यही फायदा होता है, हम कॉन्फिडेंट होते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके, कि अगर मैंने बोला मेम्ब्रेन बाउंड है तो मेम्ब्रेन बाउंड है, मैंने बोला नॉन मेम्ब्रेन है तो नॉन मेम्ब्रेन ही है। और अगर आपके माइंड में ब्लर इमेजेस होंगे तो ब्लर इमेजेस में आप लोगों ने, टीचर ने अगर कुछ बोल दिया ना तो अब वही सच लगेगा, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर दोगे एकदम से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? रीजन इज फॉल्स, सो द करेक्ट इज सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, changes in gonadotropin releasing hormone pulse frequency in female is controlled by circulatory level। gonadotropin के अंदर अगर चेंजेस आए तो किसकी सर्कुलेशन की वजह से होता है, किसके सर्कुलेटरी लेवल की वजह से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वेरी गुड। नेक्स्ट, which one of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट Only इनकरेक्ट है? जल्दी। डी ऑप्शन। सी गलत है। पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, पार्थिनियम और कैरेट ग्रास पोलन एलर्जी कोज करते हैं। मैम सही है ये। यस मैम। सेल जो होता है उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। मैम सही है। सही है। सही है, तो फिर आप सी क्यों बोल रहे हो ऑप्शन? मैम ओनली सी बोला है ना। क्योंकि ऑल पॉलिश तो नहीं करते ना। डी ऑप्शन तो मैम ओनली। ए बी सी ऑप्शंस बोलो, ये अंदर क्या लिखा हुआ है वो मत मैम बोलो। डी होगा ना। डी होगा। Polypollen is the most resistant organic matter non, ये तो करेक्ट है। ऑल pollen cause several allergies, नहीं ये इनकरेक्ट है, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है और हमको फॉल्स ही पिक करना है, तो करेक्ट इज डी। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइप ऑफ pollen which ग्रीन जेनेटिकली डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंस किसमें आता है? जीनोग्रामी में आता है। सिनोगैमी में। जीनोगैमी। वेरी गुड। ये 2 बार आए थे क्वेश्चन, रिपीटेड थे। अच्छा ना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए। कोएंजाइम, कोएंजाइम एक नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है विदाउट विच एंजाइम्स आर इनएक्टिव और इनकम्प्लीट। ये वो टेबल याद होगी जिसने मुझसे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ा था, टेबल में था कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप सबसे लास्ट। असर्शन सही है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, अगर इसको हटा देंगे तो एंजाइम इनएक्टिव बन जाएगा। Coenzymes of attachment for the chemical group being transformed but also influence the property of the group, group की property भी influence करता है। सही है, क्यों उसके बिना एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है ना हमारा रीजन। यस मैम। करेक्ट इज ए। कितने बच्चों ने इसको ए मार्क किया था? हैंड रेज करके बताओ। छोड़ दिया था ये। छोड़ दिया हाँ था। ना, क्यों छोड़ दिया था भाई? अच्छा, अब हो रहा था। अब पढ़ के लग रहा है ना कि हाँ सही है,
कंफ्यूजन क्यों हुआ? कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि आप अच्छे से पढ़ के नहीं गए, फिर रिवीजन नहीं करके गए। अभी आप करा मैम मैम अभी उस टाइम जब ये क्वेश्चन पढ़ा था ना तो जब आप समझ ही नहीं आई कराते थी हो ना तो स्टेटमेंट। चीजें याद आती है, जब वहां करने मैम- बैठो तो नहीं हो नहीं पाता उतना अच्छा। मैम अभी मैम आप पेपर में ना कि आप क्लास के टाइम में ब्रेन पूरा एक्टिव करके रखते हो, वहां पे इधर उधर ध्यान रहता है आप लोगों का। भाई पता है कि एग्जाम हॉल में बैठता है ना, एक स्ट्रेटजी यूज कर लो। मतलब मैं हमेशा ये करती थी कि एग्जाम हॉल में सिर्फ मैं बैठी हूँ, मेरे आसपास कौन बैठा है, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है नहीं लिख रहा है, इधर उधर कर रहा है, चीटिंग कर, कुछ नहीं देखती थी मैं। पेपर पूरा हो जाता था, चाहे उसके बाद दूसरों को चीटिंग करा देती थी, बट जब तक मेरा नहीं होता था ना मैं चीटिंग करती थी ना मैं कराती थी। हाँ पेपर फिनिश। मैम जब ये पेपर हम पढ़ रहे थे ना तो ये स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई थी, इसलिए फिर क्वेश्चन छोड़ दिया। मैम 3-4 बार उसके लिए पढ़ी क्या तो करना समझ नहीं आई। एक बार पढ़ा स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट कितना इजी है। कोएंजाइम इज अ नॉन प्रोटीन ग्रुप विदाउट विच, जिसके बिना एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है, हमने दो टाइप के एंजाइम पढ़े थे, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो पूरे के पूरे प्रोटीन से नहीं मिलके बने होते, उसमें प्रोटीन के पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक है, अब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों मिलकर एक एंजाइम बनाता है, उसमें से नॉन प्रोटीन पार्ट हटा दे तो एंजाइम एंजाइम थोड़ी ना रहेगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि वो कोएंजाइम वाला जो पार्ट होता है वो उसको बहुत हेल्प करता है, ऐसे उसको केमिकल ग्रुप अटैचमेंट में हेल्प नहीं करता, साथ ही साथ उसकी बाकी प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कहीं ना कहीं वो बढ़ाता है। आपको कोई डाउट है? मैम वो आपने हैंड रेस करवाया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आया समझ में? माइंड बिल्कुल फोकस करके ये शैली। मैम एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दो। देखो मैम बेटा, इसको असर्शन में ये बोल रहा है कि जो कोएंजाइम है ना वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। क्योंकि वी ऑल नो एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप, एक सिंपल एंजाइम होता है, एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है। सिंपल एंजाइम वो होता है जो पूरे के पूरे प्रोटीन से बने होता है। कॉम्प्लेक्स एंजाइम वो होते हैं जो प्रोटीन पार्ट भी होता है, उसके अलावा उनके अंदर एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को ही यहाँ पे बोल रहा है कोएंजाइम बोलता है। कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, सारा टेबल्स में मैंने आपको कराया हुआ है। अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट को अगर हमने हटा दिया एंजाइम में से, क्या एंजाइम इनएक्टिव और इनकम्प्लीट हो जाए, मतलब हो जाएगा। इन्होंने असर्शन में लिख के दिया हुआ है। अब क्यों इनएक्टिव और इनकम्प्लीट कहलाएगा एंजाइम बिना कोई एंजाइम के, उसको इन्होंने रीजन में लिख के दे दिया है। शैली समझ में? यस मैम। 104 वाला पढ़ो। नहीं ठीक है, और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Arachidonic acid is a unsaturated fatty acid. Arachidonic acid. अनसैचुरेटेड है, सही है, यही होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और रीजन में इन्होंने एक्सप्लेन, अनसैचुरेटेड हमको पता है क्या होता है, जिसके अंदर एक से या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं। यस ये लगा। पॉलीसोम इज अ चेन ऑफ, ये तो सब नहीं राइबोसोम। बोलो तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा किसी को। 106, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मैम मेम्ब्रेन क्वेश्चन बी वाला गलत है। मैम इसका डी होगा, तीनों तो सही है क्योंकि लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली मैम बी कंसिस्ट ऑफ। होगा क्योंकि एनसीईआरटी ने मैम पोलर हेड जो है आउटर साइड दिया और हाइड्रोफोबिक इनर साइड दिया है। टेल की साइड तो हाइड्रोफोबिक होता है और जो ऊपर होता है वो तो हाइड्रोफिलिक होता है ना। कंफ्यूजन को हटाओ, सेल मेम्ब्रेन को बनाओ। देखो मैं ऐसे याद करती हूँ, मतलब मुझे भी नहीं याद रहता बाहर हेड होता है क्या होता है ना। मुझसे कोई पूछता है मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, फटाफट से बता देती हूँ। बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, ठीक है। और अटैचमेंट में डायग्राम तो हमको याद ही रहता है, हमेशा ऐसे होता है। अब पानी के कांटेक्ट में कौन सा पार्ट है? हेड हेड वाला। तो हेड रीजन इज हाइड्रोफिलिक फिलिक। टेल वाले रीजन के कांटेक्ट में कहीं से कहीं तक पानी नहीं आ रहा है, तो टेल इज हाइड्रोफोबिक। अब बता दो आंसर। Lipids are arranged within the membrane with a polar head toward the inner side. Polar head अंदर की साइड है एंड हाइड्रोफोबिक पे टेल टूवर्ड द आउटर पार्ट। और क्या बताना है? रोंग बताना है, तो रोंग ही तो है ही, मैम ये इसका गलत ये होगा। साफ साफ दिख गया। है ना। और यही हमने आरबीसी में देखा था कि भाई 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है उसको 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हो गया था उसके बाद हमने पढ़ा था। और जो लिपिड वाला पार्ट है तो फॉस्फोग्लिसराइड होता है मेनली उसमें। यस मनीषा बताओ।
मैम मुझे लगा लिपिड वाला पार्ट ना फॉस्फोलिपिड्स होगा, गलत कर दिया। कोई बात नहीं, सब समझ में आया बाकी लोगों को? यस मैम। नेक्स्ट, मोरुला Yes, इज अ ma'am. डेवलपमेंटल स्टेज है, किसके बीच की स्टेज है? अब सारी ये स्टेजेस याद होगा कराई था। जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट के ऑप्शन बीच की होना स्टेज है। इम्प्लांटेशन के बीच में बन जाता है वो। जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट के बीच में बन 100। पोलन ग्रेन इज द कैरियर ऑफ नॉन मोबाइल गेमीट इज, पोलन ग्रेन कैरियर होता है नॉन मोबाइल गेमीट का। पोलन ग्रेन बिकॉज मेल गेमिटोफाइट है, वो अपने अंदर गेमीट को लेके जाता है। किसके केस में? अब देखो, टेरिडोफाइट और मतलब सबसे पहले एल्गी, एल्गी में नहीं होता, ब्रायोफाइट में नहीं होता, टेरिडोफाइट में होता है पोलन ग्रेन? नहीं होते। नो मैम। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से बनता है, ढूंढ लो कौन सा। पॉलीसिफोनिया इज अ एल्गी, हटा दो, एल्गी। यस एल्गी है। वोल्फिया क्या है? वोल्फिया इज व्हाट? किसी को नहीं पता? अच्छा चलो, नहीं आते वोल्फिया पे। एंजियोस्पर्म में स्मॉलेस्ट टेरिस, ट्री था ना। हाँ वोल्फिया को छोड़ो अभी। टेरिस देखो, टेरिस इज टेरिडोफाइट, हटा दिया ऑप्शन। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया इज ब्रायोफाइट। हटा दिया ऑप्शन, एलिमिनेशन से मेरा आंसर आ गया वोल्फिया। तो अपने माइंड में 2-3 ट्रिक्स बना के अच्छे से याद रखो। क्वेश्चन में ऑप्शंस में नहीं पिक कर पा रहे हो, एलिमिनेशन पे जाओ। स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, एक बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, थोड़ा थोड़ा वर्ड्स पढ़ो, उसका मीनिंग निकाल निकाल के सीखो कि क्या पूछा हुआ है। और एसेंशियल रीजन में सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर रीजन अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना, असर्शन दिया हुआ है कुछ, मेरे को नहीं आता क्या है वो, सिर्फ वर्ड वर्ड मेरे को समझ में आ रहा है, और रीजन देख के मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ऊपर वाली चीज को एक्सप्लेन कर रखा है, तो फटाफट से ये लगा दिया करो उसमें कि असर्शन रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 108 क्वेश्चन में। यस वैशाली, क्या? वैशाली दोबारा बोलो। मैम 104 क्वेश्चन में जो रीजन है उसमें लिखा है कि 1 बॉन्ड भी होगा तो वो अनसैचुरेटेड होगा। हाँ तो ऑब्वियसली एक भी बॉन्ड हो जाता है तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। देर आर 1 और मोर डबल बॉन्ड, या एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, विच आर प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम इन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड तो एक डबल बॉन्ड से भी बन जाता है। मैम यस पर वो शैली, तो सैचुरेटेड मैम होता इसमें है ये ना। मैटर, अरे वो डबल बॉन्ड 1 की बात कर रहे हैं, 1 बॉन्ड की बात नहीं। 1 बॉन्ड नहीं, 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। मैम ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे ही डिपेंड करेगा मैम। सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड होता है एंड डबल एंड ट्रिपल अनसैचुरेटेड होता है। एग्जैक्टली, तो पूरी कार्बन चेन है, उस पूरी कार्बन चेन में अगर सिर्फ एक भी डबल बॉन्ड आ गया ना तो पूरी चेन अनसैचुरेटेड बन जाएगी। मैम इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 108 बता दो। हाँ हाँ जरूर जरूर। देखो बेटा, 108 में ना ये पूछते हैं कि पोलन ग्रेन जो है ना वो कैरियर है किसका? नॉन मोबाइल गेमीट का। नॉन मोबाइल गेमीट वो जो गेमिटोफाइट वाली सेल है उसके अंदर होता है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल के अंदर मेल गेमिटोफाइट। पोलन ग्रेन इज अ मेल गेमिटोफाइट, उस गेमिटोफाइट के अंदर 2 गेमीट्स हैं, तो दोनों गेमीट्स कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होता है ना, तभी इसको पोलन ट्यूब लेके जाती है। यस मैम। तो हमें तो पता है कि किसके अंदर पोलन ग्रेन गेमीट्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। भाई हमारा ब्रायोफाइट है, एल्गी है, टेरिडोफाइट है, तीनों के अंदर गेमीट को ट्रांसफर करने के लिए कौन है? वाटर है ना। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वाटर में नहीं रहते, तो इसीलिए उनको एक गेमिटोफाइट की जरूरत है, एक ऐसी बॉडी की जरूरत है जो उनके नॉन मोटाइल गेमीट को लेके जाए। राइट और नॉट? तो इनमें से पिक कर लो कौन सा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। हाँ चलो हम मान लेते हैं, हम एग्जांपल भी याद नहीं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के, जिसकी मैंने आप लोगों को ट्रिक भी नहीं बताई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को एल्गी की ट्रिक बताई थी। पॉलीसिफोनिया और रेड एल्गी हटा दिया मैंने। टेरिस से हमको पता है, टेरिस इज टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट वाटर वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन करता, हटा दिया। फ्यूनेरिया इज अगेन ब्रायोफाइट, हटा दिया। बचा कौन सा? वोल्फिया। ओके मैम। ऑप्शंस एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग आंसर्स निकाल पाते हैं। नेक्स्ट, रिजर्व फूड इज सिमिलर टू माइलोबैक्टीरियम ग्लाइकोजन, तो डिट्टो क्वेश्चन कराया था। ए होगा।
विदाउट एनी कंफ्यूजन रिडल के अंदर। वन 110 कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 90 से थे ना? यस मैम। 20 क्वेश्चन कर लिए। अब 20 क्वेश्चन में अगर मैं मान के चलूं एक, चलो मान लेते हैं 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने क्लास में नहीं कराए, सिर्फ 2। तो इसका मतलब आपके 18 क्वेश्चन, 18 4 जा 72। 22 तो इसका मतलब 72 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए बायो में एटलीस्ट। और इस बार में बच्चों के ना बायो में स्पेशली देखो, अगर आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं है लेकिन बायो में आपके 300 प्लस है, तो तब भी मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में बुला लूंगी, अपनी क्लास में, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, अपनी क्लास में। नेक्स्ट टेस्ट पे। क्योंकि भाई मैंने इस बार बहुत मेहनत की थी, लिटरली बहुत मेहनत की थी आप लोगों के ऊपर। एंड वो मेहनत इसीलिए की थी ताकि सारे बच्चे आओ क्लास में। यस मैम। पढ़ो चलो इनको। सीलियम एंड फ्लैजिलम लोकोमोशन कराते हैं। कंटेन एंड आउटर रिंग, दोनों के बाहर वो 9 डबलेट्स होते हैं मैम और 2 और अंदर बीच में 2 सिंगलेट होता है। आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट में सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स को सराउंड करके रखते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यस मैम। ठीक है, तो ए मेरा करेक्ट है, इसके बेसिस पे मैंने डी वाला इग्नोर कर दिया। सीलिया जो होता है वो छोटे होता है, ओर्स के जैसे वर्क, ओर समझते हो ना, चप्पू जैसे नाव चलती है, दोनों साइड से चप्पू मूव करते रहते हैं, यस मैम। अब नाव आगे जाती है तो उसकी वजह से वो नाव भी आगे चलती है और साइड बाय साइड का जो पानी होता है उस पानी में भी मूवमेंट होता है, नहीं होता? यस मैम। यस मैम। तो सेम सीलिया काम करता है बिल्कुल, ओर्स के जैसे वर्क करता है कि भाई सेल को भी मूव कराएंगे और साथ साथ सराउंडिंग फ्लूइड को भी मूव कराएंगे। सही है ये भी। फ्लैजिला जो होता है कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं और सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सही है मैम ये भी। सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन है मैम। मैम करेक्ट ऑप्शन बी होएगा। बी। केएम इज रिलेटेड टू, केएम किससे रिलेटेड है? बायोमोलिक्यूल्स का सी। मैम ईएस कॉम्प्लेक्स। यस कॉम्प्लेक्स, ये तो डायरेक्टली है, मतलब ऑप्शंस इसमें बाकी ऐसे दिए हुए हैं कि भाई बच्चा बिना देखे लगा देगा इसको। तो यस मैम। मैम आगे। बिना देखे मतलब देख के लगाना पड़ेगा तब भी। हाँ मतलब सोचना नहीं पड़ेगा ना। 112 ड्यूरिंग क्लीवेज, क्लीवेज और सेल डिवीजन में डिफरेंस पता है ना? क्लीवेज में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बढ़ता है, साइज का जो सेल का साइज होता है वो कांस्टेंट रहता है। सेल डिवीजन जो होता है वो बहुत रैपिड होता है। डॉटर सेल्स डू नॉट अंडरगो एनी ग्रोथ, डॉटर सेल्स ग्रोथ नहीं करती, द सेल बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर इन वॉल्यूम, हैंस एम्ब्रियो वॉल्यूम ग्रो करेगा। क्या होगा उसके अंदर? क्लीवेज है भाई, साइज नहीं बढ़ेगा। प्लास्टोमियर इंक्रीज नहीं होगा। मैम ए होगा। मैम ए सी होगा नहीं होगा, भाई, ए होगा। क्योंकि मैंने आपको सिंपली समझाया था कि भाई जब तक वो फेलोपियन ट्यूब में है, छोटा साइज है, यहाँ पे साइज नहीं बढ़ा सकते हम लोग, इसका साइज कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अंदर की सेल्स का बढ़ जाएंगी, उनके अंदर ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे सेल्स का जो साइज है वो छोटा होता जाएगा, सेल्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा। सेल का साइज छोटा, नंबर बढ़ता। एम्ब्रियो में तो कोई ग्रोथ नहीं कर सकते ना, क्योंकि फेलोपियन छोटा सा पार्ट है। जैसे यूट्रस में आएगा तब सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है, तब वो साइज बड़ा हो जाएगा उसका। फेलोपियन ट्यूब में थोड़ा ना होगा। और क्लीवेज कब तक होता है? जब तक फेलोपियन ट्यूब में। सो करेक्ट इज ए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस मैम। साक्षी मैम नहीं करा। मैंने डी कर दिया था। अनश्वर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? आपके टेस्ट में भी यही था, आपका टेस्ट में से हुआ था। तस्लीम आ रहा है समझ? गलतियां जो करी पेपर में, सिर्फ ऑप्शंस मत देखना कि हाँ ये ऑप्शन मैंने गलत किया, ये चीज समझने का कोशिश करना कि उस टाइम पे मैंने क्या नहीं मेरे दिमाग में आया, मुझे क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना चाहिए था। मैम वो तो आगे मैम ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन पता नहीं ब्लास्टोमियर के कॉन्सेप्ट देखो ना, सब में ग्रोथ लिखी हुई है, देखो सब में ग्रोथ लिखी हुई है, सारे ऑप्शंस में ग्रोथ है, लेकिन हमको पता है क्लीवेज में ग्रोथ नहीं होती, तो ऑप्शन यही लगाना था फिर भी हमें। मैम ग्रोथ भी नहीं होगी, इसकी वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मैम कॉमन सी सेंस को उसमें तो दे ही रखा है सब। There is no growth in the volume of the embryo. यस मैम। यस मैम। क्या मैम मेरे टेस्ट में भी? हाँ अनश्वर यही टेस्ट था बेटा आपका।
जो मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं क्वेश्चन देखने के बाद, तो थोड़ा सा आप समझ लेना कि हाँ आपने पढ़ी हुई थी चीजें, बट मेन तो वो टेस्ट देने के बाद ही हमको पता चलता है हम कितने पानी में हैं। 113। यस शैली। मैम इनमें से कुछ क्वेश्चन वो भी है जो नेहा मैम सेंड किए थे सॉल्व करने के लिए। देखो कितना फायदा हो गया फिर। यस मैम। स्टेटमेंट फॉर न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोसाइड। बहुत सारी न्यूक्लियोसाइड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और न्यूक्लियोसाइड पता है ना, फोस्फेट नहीं होता जिसके अंदर। यस मैम, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। गलत है, इनकरेक्ट होगी ना, क्योंकि Incorrect है, मैम। न्यूक्लियोटाइड से बनता गलत है। है। टाइड की डीएनए आरएनए एज द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं वही डीएनए आरएनए को। स्टेटमेंट गलत है ना। दोनों ही गलत है होगा इसका। न्यूक्लियोसाइड हैज 3 केमिकल, बट 3 थोड़े ना होता, 2 ही होता है उसके पास तो। फोस्फेट ग्रुप के अलावा शुगर होता है और नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक ऑप्शन है। अच्छा मनीषा आप बताओ कौन सा ऑप्शन लगा के आए आप इसका? मैम इसका मैंने कुछ नहीं लगाया। अच्छा चलो, स्टेटमेंट ए आपने इनकरेक्ट बोल दिया, तो सी लगा के आना चाहिए था। स्टेटमेंट 2 में कोई कंफ्यूजन था? स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है ना, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में तो 2 होते हैं, इसमें 3 केमिकल लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। हाँ तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है ना? यस मैम, तो ए ऑप्शन होना चाहिए ना। ए ऑप्शन होना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ मनीषा से कि आपने कौन सा लगाया। चलो मान लेते कि उसको न्यूक्लियोसाइड में कंफ्यूजन हो गया कि न्यूक्लियोसाइड की जगह न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए, बट स्टेटमेंट 2 में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था ना। नो मैम। चलो अलीशा। मैम अगर न्यूक्लियोटाइड होता तो इस अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बी ठीक होती ना। स्टेटमेंट बी गलत हो जाता 3। हाँ यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड की जगह न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए था दोनों जगह पे, यस मैम। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते फिर। अलीशा समझ आ रहा है? सिंधुस यस मैम, ये मैंने ये वाला सही करा था पर 130। पूछते रहना। सानिया। संध्या भारती। संध्या बहुत दिन में आए हो बेटा आज क्लास में, और आके भी शांत बैठे हो। मैम आती तो हूँ मैं। दिखते ही नहीं हो क्लास में तो। मैम मैं आती हूँ। तनिष्का। सोनाक्षी। स्नेहा। भाई बोलो, जितना बोलोगे उतना ही मेरे को आइडिया लगेगा कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, फिर हम नेक्स्ट टेस्ट से पहले उसी चीज पे वर्क करना शुरू करेंगे। 114। Which of the following statement is correct regarding the optimum temperature of an enzyme? मैम मैंने इसका सी करा है पर गलत है ये। मैम मैंने बी किया था। मैंने डी किया था। मैम बी भी लग रहा था सही होगा, सही है, लेकिन सी भी सही था, मतलब ह्यूमन का टेम्परेचर। बी तो गलत ही है। 37 होता है। टेम्परेचर। 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो बिल्कुल सही है। मैम जो 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, फिर वो एंजाइम का दे रखा था, मतलब टेम्परेचर बुक्स में जो दिया है। और ये बोला था कि भाई अगर ही नहीं है। बुक में है। है ना मैम? ऑप्टिमम ये ह्यूमन के लिए बोला है ना, ह्यूमन एंजाइम। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ मैम। यस मैम। एंजाइम एंजाइम नहीं बोला, हमारी बॉडी का टेम्परेचर। ए देखो, ए भी डायरेक्ट है कि भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो एक्टिविटी लो थोड़ी ना हो जाएगी एंजाइम की, हाई होती है। मैम हाई। तो ये भी इनकरेक्ट कर दो। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस, क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर के बिलो इंक्रीज होगी एंड डिक्रीज अबव इट? नो मैम। रॉन्ग है। लो टेम्परेचर जो करता है प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट। अगर हमने लो टेम्परेचर दे दिया तो टेम्पररी इनएक्टिव हो जाए। इनएक्टिव का मतलब वर्क नहीं काम कम करेगा। और हाई टेम्परेचर पे वो डीनेचर हो नेचर जाएगा, हो जाएगा। बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। तो दोनों को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, करेक्ट इज डी ओनली। एग्री? यस। नेक्स्ट देखो, वही कोएंजाइम वाला। कोएंजाइम और मेटेलिक ग्रुप जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं एंजाइम प्रोटीन से, इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अ कंप्लीट कैटालाइटिकली, क्या बोल रहे हो? सही है ना ये तो? हाँ, कंप्लीट कैटालाइटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। दिस इज फॉल्स। फॉल्स है ना? यस मैम।
कामना छोड़ दिया था। मैम क्या मुझे लगा ऐसे ये फॉल्स ही नहीं है। ये वाला मैम छोड़ मैंने दिया। गलत कर दिया, एपो एंजाइम की जगह मैंने को एंजाइम पढ़ लिया। टाइट ले लें क्लोज ले लें बताए हुए थे ना सारे। वो तो क्लियर था मैम, पहला वाला तो। करेक्ट इज सी। वंडर 16 मैम सही है पहला वाला। ये ऑप्शन सबने ये लगाया होगा। यस मैम ऑप्शन है। डायरेक्ट एनसीईआरटी डायग्राम दिया हुआ है। तीसरा सेकंड ट्रांसफेज जो निगम ने पूछा था आईडीएसई क्लास में। यस मैम। मैम 116 वाले में बी नहीं होना चाहिए, मतलब वो आउटसाइड होती है बट रीजन तो उसका टेम्परेचर हुआ ना, प्रोटेक्शन तो नहीं हुआ। कौन से वाले में बोल रहे बी हो भावना? मैम 116 वाला लास्ट क्वेश्चन जो था ना, जो टेस्टिस होती है। अभी जो कराया था वो। हाँ को मेंटेन कराने में हेल्प करता है। टेस्टिस होता है एक्स्ट्रा एब्डोमेन में होता है एंड लाइन स्क्रोटल सेक। ठीक है, एसर्शन सही है। स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम टेस्टिस को स्क्रोटम प्रोटेक्ट द टेस्टिस, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो मैम क्या प्रोटेक्शन नहीं देता है वो टेस्टिस को? प्रोटेक्शन तो देता है, बट उसका मेन काम तो है ना लो टेम्परेचर को मतलब मेंटेन करना। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लिखा है ना, तो मुझे लगा एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड द बॉडी, जो कि टेम्परेचर की वजह से होता है। प्रोटेक्शन हाँ, तो वो मतलब देता है। वो मेन फंक्शन है लेकिन प्रोटेक्शन भी देता है, तो हम इसको रोंग नहीं बोल सकते है ना। बी होना चाहिए ना, एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा। बेटा ए होना चाहिए इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्लेन तो कर रहा है ना ये इसको। मेरा तो गलत मैम हो इसका गया। एक ही होगा। क्योंकि अगर रीजन में ये कुछ और लिख के दे देते, सही स्टेटमेंट कुछ और जो कि ए से बिल्कुल भी रिलेट ना कर रहा होता, तब हम बी लगाते हैं यहाँ पे। ओके एक फंक्शन तो है ना प्रोटेक्शन देने का। ये शिशिका मैम इस वाले को ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना असर्शन रीजन वाले, तो मैं बिकॉज लगा के ना फिर रीजन का देखती हूँ कि बिकॉज लगा के मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है रीजन। यस मैम। ऐसे ही ये करता करना चाहिए। मैम क्वेश्चन को वाई मानते हैं, आंसर को हम बिकॉज मानते हैं। है। वैसे काफी हम्म। आते हैं ये वाले को। और जितने स्टेटमेंट वाले होता है फाइंड द इनकरेक्ट वगैरह उनको ट्रू फॉल्स समझ के करा करो। यस मैम, नेक्स्ट टाइम 117 का भी भावना क्लियर है ना आपको? ये क्यों करा? मैम हो गया। चलो 118 हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट? वो तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिखाया था, CH2OH CH2OH CH2OH। इसमें तो किसी ने भी गलती नहीं है, इसके तो फ्री के मार्क्स मिले सबको। यस मैम। मैम बट ये क्वेश्चन मुझे आता। इनिशियल नहीं आता, ये था ना मैम सी होता है ना वो ग्लिसरीन की तो स्ट्रक्चर। CH2OH ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर फिर बताता है, हटा दो तो मोनोग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड ऐसे। ऑक्सीडेशन करके फिर यस मैम। 119 इनिशियल स्टेज क्या होता है स्पोरोफाइट का? डिप्लॉइड डिप्लॉयड। डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर माइटोसिस करा के फिर वो स्पोरोफाइट बन जाता है। यस मैम। 120 pollen grain of some plants remain viable for month रहते हैं सही है। obviously ना। डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट व्हेन pollen is shed at a two मैम ये cell false stage। फॉल्स गलत है। होगा इसका। सी है मैम। होगा। 121 megasporogenesis is a process of megaspore formation। ए फॉर्मेशन का फोर्थ, ए का फोर्थ, सी में या बी में? तो डी के ऑप्शन। टिपिकल एम्ब्रियोसेक, टिपिकल एम्ब्रियोसेक कैसे होता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट सी। तो बी इसका होगा इसका आई थिंक। डी होगा भाई फिर तो, यस मैम बी है। है ना। स्पोरोफेलोनिन क्या होता है? यस स्पोरोफेलोनिन फैटी सब्सटेंस है या एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन? फैटी सब्सटेंस में आ जाएगा। मेगा गैमेटोजेनेसिस एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन, डी का थर्ड। हाँ बी है, ठीक है। यस मैम। पॉलन ग्रेन गैमेटोफिटिक फेज होती है प्लांट की। सही है मैम।
हाँ, सेवरल एनर्जीज कोर्स करता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, फूड सप्लीमेंट और सब सही है। All the प्राइमरी oocyte surrounded by a layer of granules is called प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। मैम ये नहीं आया नहीं आया? मैम, ये 24 वाला है ना, ये नहीं आ अच्छा, रहा। 124 वाला। यस मैम। देखो मैम ये सारे साइंटिस्ट दे रखे हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। यहाँ ये इन्होंने ना आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन डाला हुआ है कंप्लीटली, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आप लगा सकते हैं ना, जैसे कि अगर मुझे याद है ना, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो शंपर ने किया था। मुझे सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का याद है, क्लोरोप्लास्ट शंपर ने। और अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं याद है तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया तो याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कॉलिकर ने किया था। मैम ये सेम क्वेश्चन मैंने ना एक बार सर्च किया था ऑनलाइन, तब भी समझ नहीं आ रहा था एक्यूरेट आंसर इसका। ये बहुत गंदा क्वेश्चन है मैम। ये तो भले बेटा, साइंटिस्ट दे रखे हैं। क्लोरोप्लास्ट शंपर ने किया था। क्लोरोप्लास्ट मेरे को शंपर से याद रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉलिकर ने किया था। मैम इसका तो डी हो जाएगा फिर तो, क्लोरोप्लास्ट। बी का 4, ए हो जाएगा ए। A हो का गया। 4 सही है। अगर इसको लिखना चाहो लिख लो। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले भी कहीं देखा है, लिख लो इसको अपने पास। वो है ना चार्टी की बुक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहीं पे लिख डालो। यस मैम। डन मैम। ये सबका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डी है, क्रॉनिक विलाई। सी होगा इसका। ट्रोफोब्लास्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट। ट्रोफोब्लास्ट तो कोरियोनिक विलाई बनाने में हेल्प करता है। बस वो करता बॉडी है, डेवलप नहीं कराता। करता है। प्रोटेक्टिव एंड ये होगा ट्रॉपिक मेम्ब्रेन, फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा। हाँ, एम्ब्रियो, बिकॉज एम्ब्रियो बनाने में कौन हेल्प करता है? इनर सेल सेल होती है। मास। इनर सेल मास ना, जिसके पास स्टेम सेल्स होता है हर एक सेल। यस। इसमें क्वेश्चन समझ प्रॉब्लम। मनीषा, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था मैंने लिखवाया था, ट्रोफोब्लास्ट आउटर कवरिंग है, कोरियोनिक विलाई बनाता है वो, और जो इनर सेल मास है उसी के पास स्टेम सेल होते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स उनको हम बोलते हैं। उस टोटिपोटेंसी के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था। यस मैम। पूरा एम्ब्रियो बनाने में वो इनर सेल मास का, इनर सेल मास में से एक सेल निकल जाता है तो आइडेंटिकल एम्ब्रियो बन जाता है, मतलब आइडेंटिकल ट्विन्स बन जाता है। यस मैम फिर बताइए। किसी ने वो लिजार्ड वाला भी बोला था कि मैम लिजार्ड की टेल, क्या वो भी यही होगा? हाँ याद, यस मैम। मुझे सारी चीजें याद रहती है, एक एक डिस्कशन याद रहता है। हाँ शैली, अब बात कर लेना। 126 एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म में पजेस। पॉलिनेशन के टाइम पे वो सेल होती है वेजिटेटिव सेल, और फिर एक इसके गैमीट्स। नैनोगैमेट। पॉलिनेशन का टाइम मतलब पोलन ट्यूब बन गई है, तो मतलब ट्यूब सेल है और उसके माइक्रोगैमीट्स हैं। प्लानोगैमीट्स क्यों बोल रहे हो भाई? नेक्स्ट, टिक मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ये भी डायरेक्ट था, दो टाइप्स ऑफ चेन है सिंपल प्रोटीन। बेटा ना, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अच्छा अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट मैम इनकरेक्ट बोला है। ठीक होगा। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट इनकरेक्ट। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, 4 सब यूनिट है, सिंपल नहीं भाई, सिंपल प्रोटीन थोड़ी तो क्वाटर्नरी होता है। बेंथम एंड हुकर, नेचुरल 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 सिस्टम दिया था। 129 which of the following cellular part is correctly described? ए है मैम। ए होगा। फ्लैटेड है। Very good. Next, pollen kits, sporopollen and incompatibility proteins are synthesized by. मैम डी होगा टैप्टम। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 40 यस मैम। 40 मैम। यस 40 कर लिए, तो 40 में से चलो 5 हटा देता है, 35 35 into 5 4 से इंटू करेंगे ना।
अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 से करेंगे। कितने मार्क्स बन गए हमारे? 140 140। 40 मैम। तो इतने मार्क्स तो आने ही आने चाहिए, क्योंकि सारा पढ़ा हुआ है। देखो, मान के चलता है 2 या 3 क्वेश्चन और मैंने तो 5 हटा दिए। सब क्लास में कराया हुआ है, एक एक चीज आउट ऑफ नेगेटिव मार्किंग भी तो है। तो वही नेगेटिव मार्किंग तो हो ही नहीं रही है ना कहीं में भी। लग रहा है कोई क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव मार्किंग? चलो 140 नहीं तो भाई 120, 20 नंबर हटा दिए। चलो 20 तो बहुत ज्यादा हो गए फिर भी। सिर्फ इतने क्वेश्चन में भी 120 बन रहे हैं हमारे। 120 यहाँ बना दिए हमने, 40 मार्क्स वहां बना दो। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हो गए? 80। तो 120 और इतना कितना हो गया? 200 नंबर। यही किस किस के 200 है? 12th वाले बच्चे 200 प्लस बिलो, किस किस के मार्क्स हैं? 200 बिलो बिलो। नहीं है मैम, मतलब अबव ना। 200 से कम? मैम अबव ना। कम, 200 से कम। आदित्य, जेबा, सबा। नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के मिला के भाई संदोष। तो कहीं ना कहीं बच्चों आप लोगों की गलती फील हो रही है कि आप लोगों ने क्या गलती किया है? मैम हम तो टेस्ट मैम चेंज नेगेटिव करते हैं। मार्किंग में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं मेरे तो। नेगेटिव ना करने का सबसे अच्छा तरीका है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा नेगेटिव मार्किंग से बचना। क्वेश्चन रीड करके समझ नहीं आ रहा है ना, जल्दी जल्दी में कुछ और आंसर मार्क कर रहे हो, उन चीजों से बच जाओगे आप लोग। अभी बता रही हूँ, अभी भी टाइम है। अभी भी नीट के लिए अच्छे से करना शुरू कर दोगे ना, अभी भी सीरियस हो जाओगे तो कर जाओगे कुछ ना कुछ। नहीं तो फिर ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। ड्रॉपर बैच नहीं चलाते हैं अवंती में। पहला ये वाला बैच था जो हमने पहली बार ड्रॉपर वाला चलाया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा है। क्यों? ये मान के चलना, उनके भी बिकॉज मैम। नहीं कर रहे हैं कोई भी अच्छा इतना। उनको मैंने पूरे 6-7 महीने पढ़ाया है, पूरा 11th करवाया है मैंने उनको, एक एक चैप्टर। स्टिल वो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं 11th एफएसटी में। तो क्या फायदा है फिर बच्चों को पढ़ाने का, जब टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग खुद सोचो ना, लोगों के लिए टीचर 6 घंटे आप पहले उनको स्लाइड्स बनाते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एटलीस्ट 6 मंथ्स में तो एक्सपेक्ट करता है ना कि हाँ भाई अब आधा साल गुजर चुका है हम लोगों को मेहनत करते करते, कुछ तो आउटपुट दिखने लग जाए ना आप लोगों की साइड से। तभी तो आगे मेहनत करने का मन करता है ना। मैम मैम जो ओएमआर का रिजल्ट होगा वो आएगा? ओएमआर वाला रिजल्ट आप लोगों ने बाद में आपको फोन स्क्रीन दिया गया था ना, फोन के थ्रू आपने आंसर्स फिल किए होंगे, तभी मैम नहीं मिल उसमें गया ना आपको। मेरी गड़बड़ हो गई है, मुझे लग रहा है मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था। तो आप एक काम करना ना, फिर से अपनी ओएमआर खुद से चेक कर लेना, मैं आंसर की शेयर कर दूंगी। ये ओके ओएमआर मैम। सबमिट हो गया था आपका? सबमिट तो नहीं हुआ होगा ना ओएमआर? मैम मैम सबमिट हुआ किया था। था, लेकिन जैसे कि वहां पे जाके सबमिट कर दिया, उसके बाद अपने स्कोर बताए और सर ने कंप्यूटर पे चढ़ाया, उसके बाद हमें आ गया। कोई बात नहीं, पेपर है आपके पास, पेपर में मार्क है वो वहां से कर लेना। चलो फिर नेक्स्ट चलता है। मैम ए ऑप्शन। 31। मैम ए। मैम ए ऑप्शन है। मैम ये वाले दो मतलब एक और बार पूछा था शायद। ये ऑप्शन हाँ जीन हो गया नहीं। 132। सेट ऑफ फीचर्स ऑफ सेलेजिनेला। माइक्रो फाइल हो गई है। ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हो। राइजोमॉर्फ तो नहीं होता सेलेजिनेला। सेलेजिनेला क्या है सबसे पहले? मैम ये टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स है मैम, और इसकी जो लीव्स होती है मतलब माइक्रोफिल होती है। मैक्रो तो नहीं होगा ना फिर? टेरिडोफाइट है। राइजोमॉर्फ नहीं होता ये एक माइक्रोस्पोर है। यस मैम। हाँ मैम माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, हाँ ये माइक्रोस्पोर रिलेटेड टू सेलेजिनेला हो सकता है। व्हाट इज सॉरी हियर? सॉरी इन्होंने आउट ऑफ इंचार्ट डाल दिया। मैक्रोफिल और माइक्रोफिल समझते हो? यस मैम, बड़ा लीव्स और छोटा लीव्स। हाँ तो ये मैक्रो है, माइक्रो है। मैक्रो है।
माइक्रो तो वो सेलवीनिया होता है ना। हाँ माइक्रो होगा ना ये। माइक्रोफिल्म छोटी लीव्स होता है, आपने अभी बोला ना माइक्रोस्पोर, यस मैम। हाँ माइक्रोफिल होता है। तो सेकंड वाला हो रहा है मैच, फोर्थ नहीं हो रहा है। स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न इनके ऊपर होता है, ये है। ये ये ट्रू सही है, लीव्स होती है, लास्ट वाला गलत है। नहीं ट्रू लीव्स तो होती है इनके पास। मैम सेकंड फिफ्थ और सिक्स्थ होगा। मैम सी होएगी इसका आंसर। सेकंड फिफ्थ से फिर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैम सी किया था मैंने भी। मैंने भी सी किया। 133। मैम इसमें तो एक यही नहीं समझ में आ रहा था कि स्ट्रक्चर तो टर्शियरी स्ट्रक्चर है बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पे। यस मैम। यस मैम। हेलिक्स इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, हेलिक्स एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। मैम ये प्राइमरी नहीं है, ये बुक में टर्शियरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एंड टर्मिनल मैम जो डायग्राम दिया है, जो डायग्राम दिया हुआ है, कौन सा डायग्राम दिया हुआ है? जो डायग्राम दिया है वो तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। मैम मैंने इसका डी किया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैम एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग टर्सरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग टर्शियरी होना चाहिए, एग्जैक्टली। चलो अभी हम स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। 133 इन्होंने पूछा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए करेक्ट क्या होगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए एक बार। यस मैम। हेलिक्स एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। यस मैम। तो प्राइमरी नहीं, वो सेकेंडरी होता है। तो ए को मैं कट कर दूं। हाँ मैम। यस मैम। प्रोटीन के अंदर क्या सिर्फ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स पाया जाता है? नो मैम। नहीं मैम, राइट हैंडेड भी होता है। राइट हैंडेड भी होता है, कट कर दिया मैंने। प्रोटीन के अंदर ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स? No, सिर्फ ma'am. और सिर्फ मैम इसमें कुछ भी नहीं है, ऑप्शन मैम डी है, नन ऑफ दिस। राइट Please हैंडेड read. हेलिक्स देखा जाता है, राइट हैंडेड हेलिक्स पूछा भी था। राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड क्या होता है, बोला राइट हैंडेड डायरेक्शन में उसको मूव कर देना, लेफ्ट में लेफ्ट वाले में मूव कर देना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से बोलते हैं उसको। दोनों तो होते हैं ना प्रोटीन के मैम अंदर। लेकिन मैं रिपोर्ट कार्ड में ना सी ऑप्शन करेक्ट दिया है। राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, तो सी ही करेक्ट है। करेक्ट है। अच्छा जय माता दी करके डी लगा दिया था, मैंने डी लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट 134। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? लो टेम्परेचर के एंजाइम को प्रिजर्व करके रख देते हैं, हाँ मैम। कर देते हैं, इनएक्टिव बना देते हैं हमको यस। टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज में। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, ये तो फॉल्स है। यस मैम। या तो मेरा 1 सही है, तो इसके अकॉर्डिंग डी या ए होना चाहिए। मैं या तो थर्ड देख लेती, सेकंड ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड फॉल्स है, तो बच्चा कौन सा? ए ऑप्शन। ऑप्शन आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वन 135। मैम ए तो सही है, सिलेंड्रिकल होता है, सराउंडेड बाय द एमोर्फस, ये वाला भी सही है। इस पे 2 दिन मैंने आपसे पूछा था। देखो वही आ गया, मोर्फस कर रही थी ना मनीषा क्लास में। यस मैम। 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मैंने बना के भी दिखाई थी क्लास में आपको ऐसे। मैम कार्टिविल भी तो होता है, थर्ड भी सही। सेंट्रल कार्टिल ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसको हटा दो फिर। 9 इवनली स्पेस ट्रिपलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, एग्जैक्टली। तो मेरे पास फोर्थ भी था, तो ये हट गया और ये हट गया, बचा कौन सा? ए ऑप्शन मैम। मैम पहले मैंने ए किया था, फिर मुझे ना फोर्थ और सिक्स्थ में कंफ्यूजन हो गई थी। फोर्थ तो बेटा सही है। Central forms the basal part of cellular flagella. Spinal मैम fibers, सही होगा। स्पाइनल फाइबर्स उसका बना होता है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। सेंट्रोल से नहीं होता स्पाइनल फाइबर। ओके मैम। 136। एंडोमेट्रियम इज द म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर मैम गलत है, बिल्कुल गलत। समझ नहीं आ रहा था म्यूकोसल का। स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर होती है ये। वो तो होती है क्रेमस। It is the inner lining of the uterus. Each month it thicken and renew itself when preparing for pregnancy. ये तो सही है मैम, रीजन ये तो ट्रू है। अभी म्यूकोसा वाली कैसे सही करोगे? अच्छा एंडोमेट्रियम कैसे लेयर होती है, किससे बनी होती है?
स्क्वामस एपिथेलियम। एपिथेलियम। एपिथेलियम से बनी होती है। एपिथेलियम म्यूकोसल टिश्यू इन्होंने बोला है, तो म्यूकोसा का काम क्या होता है? म्यूकोसा Lubrication. म्यूकोसल सेल्स लुब्रिकेशन का काम होता है। तो जो वहाँ पे वो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ना, उनके अंदर म्यूकोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती है, अपने आप को हमेशा लुब्रिकेट रखने का काम करती है। Yes मैम। तो म्यूकोसल टिश्यू सही है बिल्कुल। तो मैम ए होगा तो नेक्स्ट। बी होगा। ए अनिक्स होगा। करेक्ट कर रहा बी है। होगा ना मैम। मैम पता है ये क्वेश्चन मैं कर रही थी तो ये म्यूकोसा किसी ने पता नहीं, आपने पता नहीं कहीं से मुझे पता था, बस वो चल रहा था से हाँ होगा तो ए लगा दिया था। मैम मैम, वाले पार्ट में होता है ना। मैम 135th जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, उसका आंसर सी होगा। मैम ये स्टेटमेंट में फाइब्रिन प्रोटीन लिखा है लेकिन ट्यूब्युलिन प्रोटीन होगा उसमें। ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड फाइब्रिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन किसमें होता है? फ्लैजिला में होता है बेटा। वो तो फ्लैजिला सेंट्रियोल से थोड़े ना बना होता है। नो मैम, मैंने एनसीईआरटी में ट्यूबुलिन वाला करेक्ट बोली, फिब्रिन प्रोटीन नहीं पेरिफेरल होगा, फाइब्रिल्स होता है। एग्जैक्टली फोर्थ वाला इनकरेक्ट। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। फिब्रिल प्रोटीन का होता है, राइट। तो हमारे पास फोर्थ इनकरेक्ट हो गया। तो बच्चा कौन सा? लेकिन स्पाइंडल फाइबर्स में तो हमारा सेंट्रोसोम थोड़े ना होता है। स्पाइंडल फाइबर फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द सीलिया, फ्लैजिला एंड स्पाइंडल फाइबर्स। जो स्पाइंडल फाइबर तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रेड्स होता है ना। मैम जो हमारा सेंट्रियोल होता है वो सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी भी बनाता है, स्पिंडल फाइबर भी बनाता है। बुक में ये चीज मेंशन है। सिक्स्थ वाला मैम इसका ना भी मैम ने आंसर की भेजी है तो उसमें भी सी आंसर है 135 का। सेंट्रियोल से स्पाइंडल फाइबर बेटा चेक करना पड़ेगा, बट एक बार एनसीईआरटी में चेक बट करना मैम एनसीईआरटी में मैम, लिखा हुआ है कि वो NCERT स्पिंडल में फाइबर्स भी बनाता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। यस मैम। फॉर्म्स वो, हाँ फिर तो यही आएगा कि ये फॉर्म करता है आपका सीलिया, फ्लैजिला और स्पाइंडल फाइबर्स को। मैंने सोचा कि जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं उसके अंदर सेंट्रो होता है ना, सेंट्रियोल वाला पार्ट होता है। बिकॉज सीलिया फ्लैजिला उनके अंदर क्या होता है आपका सेंट्रियोल वाला पार्ट नहीं होता ना, उसके अंदर दूसरे वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें 9 पेरीफेरी पे होता है, बीच में 2 सेंट्रल वाले होता है। एक्सोनीम। इनका हाँ एक्सोनीम वाला सेंट्रल वाला पार्ट, वही एक्सोनीम वाला पार्ट इनका सेंट्रियोल बनाता है। फिर तो सही है आपका सी होगा। मैम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी सेंट्रियोल से बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, एक माइक्रोफिलामेंट होता है और एक इंटरमीडिएट फाइबर होता है। ये 3 साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो सीलिया फ्लैजिला होता है ना, इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है। ये बने माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। तो ये बोल रहे सीलिया फ्लैजिला का जो बेस वाला पार्ट है ना, हमने देखा था फ्लैजिला के अंदर 3 पार्ट होता है, बेसल, हुक एंड फिलामेंट। तो इसका जो फिलामेंट वाला पार्ट है ना, ये आपका माइक्रोफिलामेंट से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट से। लेकिन इन्होंने बेसल बॉडी लिखा हुआ है इसका, तो बेसल बॉडी सेंट्रियोल से ही बना होता है इनका, ठीक है। चलो वेरी वेल पिक बच्चों। नेक्स्ट 137। टेपिडम क्या करता है? पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देने का काम करता है। सीलम जो होता है वो एक जंक्शन होता है, स्कार, एग्जैक्टली लाइन है, स्कार ऑन द सीड। मैम इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है। कौन सा? थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन वाटर हाइसिन, हाँ एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिन, इसके अंदर तो इंसेक्ट और वो से होता है विंड के थ्रू। बी ऑप्शन से होता है ये तो। थर्ड इज बी ऑप्शन। इनकरेक्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बी करेक्ट हो जाएगा। मैम Very एक 136 की रीजन एक्सप्लेन कर दो कि वो मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है। देखो इन्होंने बोला कि जो एंडोमेट्रियम वो एक म्यूकोसल टिश्यू से बनी होती है जो कि 2 लेयर्स होते हैं। 2 बताया ना, स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। एक लेयर बनाने में हेल्प करती है बेसिलिस, फंक्शनलिस हमेशा डिग्रेड होती जाती है एवरी मंथ, और बेसिलिस फंक्शनलिस को बनाने में हेल्प करती है। तो असर्शन सही है। यस मैम। अब रीजन में लिख रहे हैं कि भाई जो एंडोमेट्रियम है इट इज द इनर लाइनिंग, सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है। एवरी मंथ ये थिक होती है
और अपने आप को रिन्यू करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए एंड प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर प्रेगनेंसी। तो क्या रीजन सही नहीं है ये मैम एंडोमेट्रियम को लेके? इन्होंने यहाँ पे वो नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ। इन्होंने एंडोमेट्रियम के बारे में बताया 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, म्यूकोसल टिश्यू से होती है ये। तो इन्होंने बोला कि ये इनर लाइनिंग है और एवरी मंथ ये थिकन करती है, रिन्यू करती है अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए। ये शैली मैम जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो उसमें वो म्यूकस प्रोवाइड करता है। वो म्यूकस वाला होता है हमेशा। ओके मैम। बताओ ऐसे रीजन किसने पूछा था, समझ में आया? यस मैम आ गई। ठीक है, नेक्स्ट 137 वाला क्लियर है? वाई द करेक्ट आंसर इज बी। आ गया 138। हाउ मेनी कैरेक्टर्स फॉर प्लास्टिड? प्लास्टिड वर्ड क्लोरोप्लास्ट ना यस मैम। टाइप के होते हैं। आर रॉन्ग फ्रॉम गिवन कैरेक्टर्स। इसमें से अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट होता है फॉइल स्फेयर, जबकि एलियोप्लास्ट प्रोटीन। क्या है सही है? नो मैम गलत है। गलत है। फर्स्ट होगा ना वो तो ऑयल स्टोर करेगा, अलेरोप्लाज्म प्रोटीन करता है, तो फर्स्ट तो गलत है मैम। इसका नंबर 1 से लेके बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। एक मैडम बना ग्रीन एल की 20 से 40%। सेकेंड सही है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट का अंदर का जो सारा स्पेस होता है, इट इज नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमल लेमिना सही है। स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर द, क्या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बनाने के एंजाइम होते हैं? नहीं, यस मैम। डार्क रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम्स होते हैं वहां पे, है ना? तो 4th वन इज इनकरेक्ट। यस मैम। तो हमारे पास फर्स्ट इनकरेक्ट है, 4th इनकरेक्ट है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विद 70 राइबोसोम। गलत है क्योंकि 80s पाए जाते हैं। यस मैम। इसका ए होगा। बी होगा। सही है ना मैम 4th वाली सही है या गलत है? वही पूछ रही हूँ मैं, 80s या मैंने लिखा हो सही है? मैम? सही है मैम। और दूसरा होता है, दोनों में गलत है मैम। यस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। यस मैम। तो राइबोसोम होता है भाई, 70s होता है दोनों के अंदर। हाँ मैम 70s होता है। 80s में भी हाँ बोला, 70s में भी हाँ बोला, ये क्या चल रहा है? मैम बट यहाँ पे तो प्लास्टिड्स की बात चल रही है ना। हाँ तो प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट ना। प्लास्टिड्स के अंदर ही 3 कैटेगरी होती है क्लोरोप्लास्ट की। प्लास्टिड के अंदर 3 कैटेगरी है। ओके 70s एक क्वेश्चन भी है जिसमें क्लोरोप्लास्ट और दूसरा कौन था, और दोनों का दिया 70s, तो वो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया है वो। बन दिया। बताओ आया ना समझ में? यस मैम। यस मैम। मैम इसका सी नहीं होगा फिर और ऑप्शन? रॉन्ग बताना है। कितने रॉन्ग मिले? फर्स्ट 2 वाला रॉन्ग मिला और 4th वाला रॉन्ग मिला। ठीक है, यस मैम। पढ़ो। मैम इसका डी किया था। हाँ डी किया है मैम। Every chromosome essentially has a secondary construction होता है और the centromere on the side of which disc shaped structures होती है, which is known as kinetic core। गलत क्या है इसमें? माइक्रोबॉडीज सही तो है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। few chromosome are known second। मैम मैंने इसका सी किया था। चलो सी पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस? मैम वो गलत है ना ये देखो इनकरेक्ट बताना है। हाँ न्यूक्लियोलाई, ठीक है। बी फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग। नॉन स्टेनिंग होता है, स्टेनिंग होता है। सेकेंडरी ट्रेनिंग होता है। various enzymes are present in both plants and animals। ये तो सही है without any doubt। Every chromosome, essentially every chromosome। क्या वहां पे some word नहीं लिखा हुआ है? secondary construction।
सेंट्रोमियर मैम वो सेकेंडरी की जगह प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा। सेकेंडरी मैम प्राइमरी होना चाहिए यार, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। के अंदर थोड़ी ना होगा। यस मैम, सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस होता है और सैटेलाइट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होती है। Every chromosome essentially has a secondary construction or the centromere on the side of which, on the sides of which disc-shaped structure called kinetochore are present. मैम ये वाला सही है, डिस्क शेप से, उसके ऊपर से कंफ्यूजन है। रुको, आपको ना कंफ्यूजन ही दूर करा के आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाती हूँ मैं। एनसीईआरटी तो होगी ना आप लोगों के पास? यस हाँ मैम। मैम प्राइमरी बी तो सही है मैम। वही दिखा रही हूँ, एक सेकेंड रुको। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, वो कंफ्यूजन दूर करो। देखना, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और वहां पे क्या था? एवरी मैम उन्होंने ना टाइम एवरी मैम ये तो सैटेलाइट मैम का है ना, ये उन्होंने वाली सिर्फ लाइन यहाँ नहीं से थी दिया है। मैम अरे सेकेंडरी में लिखा है ना ये तो वहाँ मैम पे, तो सेकंड फिर वाला है। प्राइमरी आना चाहिए ना। मैम जो सेकंड वाला ऑप्शन है उन्होंने लिखा है फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस। मैम इन्होंने भी सेम यही दिया है। नॉन स्टेरिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो बी वाला सही है ना हमारा? हाँ मैम, यस ये तो सही है। बी तो सही है, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। मैम उधर लेकिन सेंट्रोमियर की बात हुई है ना यहाँ पे सैटेलाइट की। बेटा सेंट्रोमियर में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है? यस मैम, सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, सैटेलाइट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, पर क्वेश्चन में तो उधर सेंट्रोमियर बोला है ना। सेंट्रोमियर बोला है। काइनेटोकोर को उन्होंने सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दे रखा है, इसलिए वो गलत होगा। ये लाइन देखो यहाँ पे, मिली है लाइन? यस मैम, प्राइमरी होता है। Every chromosome essentially has a primary constriction or the centromere on the side of which disc-shaped structure kinetochore are present. तो इसका मतलब जो हमारा फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो सही है ना? यस मैम। मैम गलत है, वहाँ पे सेकेंडरी दे रखा है। हाँ वहाँ पे सेकेंडरी दे रखा है, एग्जैक्टली, बस वो गलती है वहाँ पे। यस मैम। तब समझ में आया। और जो साक्षी वाला डाउट था उसको कौन क्लियर करेगा? प्राइमरी होना चाहिए था ना। प्राइमरी होना चाहिए था, ये तो एग्री हो गए। साक्षी ने, एक मिनट में क्वेश्चन दिखाती हूँ वापस आपको। तब समझ में आ रहा है एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड यस मैम। कितना जरूरी है। बहुत ध्यान से पढ़ना। सीधे तो बोला जाता है 4-4 5-5 बार, तो 6-6 7-7 बार क्यों टॉपर्स बनते हैं वही जो 6-6 7-7 बार पढ़ते हैं। न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड एट द साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस। सी वाला सही है या गलत है? मैम सही है, न्यूक्लियर स्फेरिकल। मैम सही है। सही है ना? तो वो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई क्या सेम चीज होती है? न्यूक्लियोलस अलग होता है मैम। न्यूक्लियोलस अलग नहीं होता, न्यूक्लियोलाई की सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल का फर्क है। साक्षी आगे समझ में? यस क्लियर ना? यस मैम। आज क्वेश्चंस हम 140 तक ही रखते हैं, 40 क्वेश्चंस हम फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मैम ये जो 140 क्वेश्चन था इसमें मेरे को ना सेम ही लग रहे थे, लाइक जो हमारा एन टर्मिनल से स्टार्ट होता है और सी टर्मिनल पे खत्म होता है, तो एन टर्मिनल पे फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा और लास्ट सी टर्मिनल पे लास्ट अमाइनो एसिड होगा। इसमें पॉइंट जो है वो मिलते जुलते हैं, समझ में नहीं आ रहे थे। राइट लेफ्ट का फर्क है इसमें बस। राइट और लेफ्ट दे दिया है ना। लेफ्ट वाला तो मैम टर्मिनल होता है ना। बट मैम मैंने स्किप कर दिया था आप ये। मानो एन टर्मिनल हमारा लेफ्ट एंड पे है तो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एन टर्मिनल लेफ्ट साइड पे है और फर्स्ट अमाइनो एसिड है। अब अगर हम सी ऑप्शन मतलब अगर हम सी टर्मिनल से देखें तो ऐसे तो डी वाला भी करेक्ट है। उसमें लास्ट अमीनो एसिड नहीं है ना, फर्स्ट अमीनो एसिड फर्स्ट लिखा है की राइट जगह हैंड पे पे। लास्ट अमाइनो एसिड अगर होता तो डी सही हो जाता। यस मैम। यहाँ पे राइट एंड में लास्ट अमाइनो एसिड, लेकिन एन की जगह यहाँ पे सी आना चाहिए था। ओके मैम। लेफ्ट हैंड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड है, यहाँ पे सी की जगह एन आना चाहिए था। सी होगा मैम इसका आंसर।
हो गए ना तीनों गलत, डायरेक्ट लाइन थी ये जब मैंने आपको नोट्स दिए थे बायोमोलिक्यूल्स यस के। मैम। तो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 50। 50 यस मैम। 30 क्वेश्चन रह गए, 30 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब से हम ये किया करेंगे, जो मेजर फोकस रखा करेंगे वो किस पे? पेपर सॉल्विंग पे। 2 क्लास में पेपर सॉल्विंग और 2 क्लास में रिवीजन। नेक्स्ट संडे तो आप लोगों का ऑफलाइन टेस्ट नहीं है, ऑनलाइन ही टेस्ट है ना? यस मैम। नेक्स्ट ऑफलाइन नहीं है। नेक्स्ट का सिलेबस सबको पता है क्या होगा? यस मैम मैम। ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? मैम नहीं पता, एक बार ऐड कर देना। मैम Online पूरे है। सर थे ना वहाँ पे, वो कह रहे थे कि जो 10 तारीख को टेस्ट होगा वो FST लेंगे। नहीं, ये फेस्टिव नहीं होगा, मैं कंफर्म कर लूंगी। देखो बेटा, सुनो 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 सुनो, जो नेक्स्ट वाला संडे में टेस्ट होगा ना आपका 3 दिसंबर में, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हमें मैटर नहीं करता। हमें मैटर करता है हम अपनी प्रिपरेशन रखना। तो 2 चैप्टर मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, सिर्फ वी नीड 2 चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हम 2 लेक्चर में ये पेपर सॉल्व करेंगे। बाद के 2 लेक्चर में, एक लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कराऊंगी और एक लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो काफी हद तक हम लोगों को आता ही है, उसी के भी वही। नहीं नहीं, ये 12th वालों का, ड्रॉपर्स वालों के भी फायदा हो जाएगा। 2 चैप्टर आप लोगों के हो जाएंगे रिवाइज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये 2 चैप्टर हमें करना है। मैम हमारा नेक्स्ट संडे वालों का क्या सिलेबस रहेगा? बेटा ड्रॉपर्स वालों का FST रहेगा नेक्स्ट में भी। मैम पर टेस्टिंग प्लानर पे दूसरा दे रखा है। मैं चेक करूंगी बेटा फिर उसको। मैम उसमें But- रिप्रोडक्टिव यूनिट दे रखी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर तो आपके लिए फायदा हो जाएगा, ये तो आपने कर ही लिया। इवनिंग में क्लास होगी आज फिर? नहीं बेटा, इवनिंग में क्लास नहीं होगी अब। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ पूछो। मैम नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस बता दो। बताया ना,